ये हमारा सेकेंड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें हम मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मली क्वाइट अच्छा। ब्रीथिंग आप दो टाइप से करते हो। ठीक है, ब्रीथिंग आप दो तरीके से या दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम ब्रीथिंग को। एक जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है और एक जो एब नॉर्मल आप कह सकते हो या नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, और नॉर्मल कह सकते हो। तो ब्रीथिंग आप दो टाइप से कर सकते हैं। अच्छा, तो मेन मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है, इसको हम समझने से पहले से आप मेन मसल ऑफ जो रेस्पिरेशन होती है उसको समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीथिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक जो नॉर्मल ब्रीथिंग है या जो आप रिलैक्स स्टेट में कर रहे हो, जो आप रिलैक्स स्टेट में कर रहे हो। ठीक है, एक आपकी होगी डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग कह लो या डीप ब्रीथिंग कह लो, या जो कि नॉर्मल नहीं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सा ब्रीथिंग है, तो एक डिफरेंट ब्रीथिंग होगा, नॉर्मल नहीं होगा। राइट, ये कब होगा? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई एमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, इस टाइम पे आप ब्रीथिंग आपकी बढ़ जाती है। राइट, ब्रीथिंग बढ़ जाती है या बहुत डीप ब्रीथिंग आप लेते हो, बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगते हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एक्सरसाइज कर रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होगा, और केमिकल रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस लोगे, ज़्यादा डीप ब्रीथिंग भी करोगे। तो एक होती है जो डिफरेंट ब्रीथिंग है, नॉर्मल से अलग है। राइट, तो जब नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर रहे हो या जब रिलैक्स स्टेट में ब्रीदिंग कर रहे हो, तो इसमें दो ही सिर्फ मसल रोल प्ले करते हैं, इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल क्या है, कहाँ होता है, ये सब हम देखेंगे। बहुत आसान से मैं आपको डायग्राम के थ्रू सब चीज़ें बताऊंगी। डायफ्राम हमें पता ही है, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हो या कह लो हाई ब्रीदिंग कर रहे होते हो इन सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रनिंग एंड ऑल दैट, तो उसमें ये दो मसल्स तो होंगे, पर इसके साथ साथ तीन और मसल्स आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफ़िकल्ट वाले में या डिफरेंट ब्रीदिंग वाले में जो अननॉर्मल है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे? नेक के मसल्स, शोल्डर के मसल्स, एब्डोमेन के मसल्स रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम समझते हैं। बाकी ये सब तो हमें पता ही है कि एब्डोमेन मसल, शोल्डर मसल, नेक मसल्स। ठीक है, हम आते हैं इंटरकोस्टल मसल। सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल होती क्या है, कहाँ होती है, हम डायग्राम से मैं आपको पहले बताती हूँ। दो रिब्स के बीच में आपकी दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, दो रिब्स के बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, इसमें रेड कलर आपके मसल्स है, रेड कलर जो दिख रहा है ये मसल्स है। तो दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है इसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, दो रिब्स के बीच में होती है, आपको ये दिख रहा होगा, दो रिब्स है, उसके बीच में ये देखो मसल्स है, ये मसल है, ये मसल्स है। तो टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ठीक है, उनके दो रिब्स के बीच में मसल है, दो रिब्स के बीच में, तो कितने हो जाएंगे? तो 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल होते हैं। पेयर मैंने क्यों बोला? क्योंकि एक लेफ़्ट की तरफ रहेगा और एक लेफ़्ट की तरफ रहेगा, एक राइट की तरफ रहेगा। ठीक है, तो दोनों मिला के 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल होते हैं। जितने रिब्स होते हैं उसका एक माइनस कर दो आप। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि इंटरकोस्टल मसल कहाँ होते हैं। ठीक है,
अब वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है मैंने पीपीटी में कि there are 11 pairs of intercostal muscles that occupy the space between 12 pair of ribs। वही जो मैंने कहा कि 11 होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, तो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें जो मसल प्रेजेंट होता है दैट इज़ इंटरकॉस्टल मसल। दिस मसल मेक रिब्स टू मूव इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अच्छा, ये मसल का मेन फंक्शन यही होता है कि ये रिब्स को इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो लंग्स है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक समय में वो थोड़ा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और एक समय में वो वापस से अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा। नॉर्मल साइज़ पे आएगा तो आप कहोगे कि वो रिलैक्स स्टेट में आ गया है, और कॉन्ट्रैक्शन में वो फूल जाए, बड़ा हो जाए। तो अगर वो बड़ा हो रहा है तो ज़रूरी है कि रिब्स भी थोड़ा स्पेस दे उसको फैलने के लिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो लंग्स है वो रिब्स के साथ कोलैप्स कर जाएगा, लंग्स की मसल जो है कोलैप्स कर जाएगी रिब्स से टकरा कर। इसलिए रिब्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर, थोड़ा आप कहो कि आउटवर्ड मूव करना पड़ता है, और इस आउटवर्ड मूवमेंट, रिब्स को आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प कौन करता है? इंटरकॉस्टल मसल। अच्छा, रिब्स तो बोन है, बोन थोड़ी इलास्टिक होते हैं जो मूव करेंगे इसीलिए जो बीच में मसल होती है इंटरकॉस्टल मसल वो इलास्टिक होती है और वो रिब्स को बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है वो ऐसे मूव करवाती है, रिब्स को आउटवर्ड मूव करवाती है। ठीक है, जब लंग्स आउटवर्ड मूव करती है तो रिब्स भी आउटवर्ड मूव करती है, ताकि लंग्स अपना पूरे तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके या रिलैक्स कर सके। ठीक है, ये हो गया। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स। अब इंटरकॉस्टल मसल 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वो जो बाहर से हमें दिख रहा है, इंटरनल वो जो लंग्स की तरफ फेस किए हुए, जो लंग्स से अटैच्ड है। ठीक है, तो मैं आपको ये डायग्राम से बताती हूँ। ये है इंटरकॉस्टल मसल्स, ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है दैट इज़ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है दैट इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और ये आपके दो, और इसमें 2 रिब्स, ठीक, और 2 रिब्स के बीच में आपके मसल्स हैं, एक बाहरी दैट इज़ एक्सटर्नल, एक अंदर की तरफ जो लंग्स को फेस करती है दैट इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ये क्लियर हो गई? अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल देखिए, दिस extended in a downward and a forward direction from the lower border of the rib above to upper border of the rib below। अच्छा, ये है आपके, लेट अस सपोज ये 2 रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के अंदर मैंने कहा कि रिब्स के अंदर होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। 2 लेयर होती है, बाहर जो लेयर होती है दैट इज़ जो बाहर एनवायरनमेंट को फेस करे दैट इज़ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, जो लंग्स को फेस करे दैट इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल। कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल है ये मूवमेंट करती है, दोनों ही एक साथ करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मूवमेंट क्या करती है कि ड्यूरिंग जब रिब्स को उसे बाहर की तरफ आउटवर्ड करना होता है, मूव करना होता है, तब जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स है वो थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड होती है, नीचे की तरफ वो आ जाती है पूरा फोर्स दे, ठीक है, नीचे की तरफ खींचती है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप कह लो रिब्स जो है वो बिल्कुल इस तरीके से फूलते हैं, और लंग्स भी उस दौरान अपना पूरा वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है।
और उसके बाद जब वापस से लंग्स अपने रिलैक्स स्टेट में आ गया है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जब लंग्स वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, तब क्या होता है कि इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, मतलब इसको और अंदर की तरफ कर लेती है। पहले ये पूरा ऐसे हो गया, अब ये पूरा अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, तो यही कहने की कोशिश कर ली है कि एक्सटेंड करता है पहले डाउनवर्ड एंड देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड यानी लोअर रिब की तरफ, पहले लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब के नीचे की तरफ, फिर अपर बॉर्डर ऑफ द रिब की तरफ, ऐसे इसका मूवमेंट होता है। लोअर एंड अपर, मतलब कह ले जाए तो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर नीचे की डायरेक्शन में ये मूवमेंट करती है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द रिब्स आउटवर्ड। इनका मेन वही काम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि रिब्स को बाहर की तरफ खींचा जा सके। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बाहर की तरफ से खींच रही है तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। ठीक है, और जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। पीवी आपको मालूम ही है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगी, घटेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है। ऊपर आप चाहो तो एक प्रॉपर रिवीजन भी आप करते हो पीछे जाके। अच्छा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वही है डायग्राम, थोड़ा यहाँ पे और बड़ा है तो आप देख सकते हो। देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल आप यहाँ थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। वहाँ छोटी डायग्राम थी, यहाँ थोड़ी बड़ी डायग्राम है। ये आपका बाहर है और ये वाला आपका अंदर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, जो बाहर है दैट इज़ इंटरकोस्टल, सॉरी जो बाहर है दैट इज़ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो आपका अंदर है दैट इज़ इंटरनल इंटरकोस्टल। और ये हो गया आपका एक्सटर्नल। ठीक है, दो रिब्स के बीच में कोई डाउट नहीं। तो इंटरकोस्टल मसल का हम देख लेते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का देख लेते हैं कि दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग द रिब्स इनवर्टली। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि रिब्स अंदर की तरफ आ जाए। ठीक है, रिब्स अंदर की तरफ आ जाए। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो था वो कॉन्ट्रैक्ट करता था ताकि रिब्स बाहर की तरफ चली जाए, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि रिब्स अंदर की तरफ आ जाए। दोनों के फंक्शन, दोनों काम तो कर रहे हैं, एक के बाद एक काम कर रहे हैं, क्या साथ ही काम कर रहे हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, सेकेंड्स के डिफरेंस होते हैं, पर एक का काम होता है बाहर भेजना, फिर ऑटोमेटिकली दूसरा काम होता है उसको अंदर की तरफ खींचना। ठीक है, फंक्शन वही होता है, रिब्स की मूवमेंट कराएंगे दोनों के दोनों, पर एक क्या कराएगी, रिब्स को बाहर की तरफ डालेगी, और एक जो बाहर चली गई है रिब्स, आउटवर्डली मूव कर चुकी है रिब्स, उसको अंदर की तरफ लाएगी, वापस से नॉर्मल स्टेट में लेके आएगी। ठीक है, ये हो गया। दिस रिजल्ट अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका रिब्स बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिए थे तो वॉल्यूम बढ़ चुका था। ठीक है, और क्योंकि पीवी में मालूम है कि वॉल्यूम जब घटता है तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर यहाँ पे घट रही थी। ठीक है, पर अब इसको वो नॉर्मल स्टेट में ला रही है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या कर रही है, रिब्स जो बाहर आउटवर्ड मूव कर चुके उसको अंदर की तरफ खींचेगी और वापस से उनको नॉर्मल स्टेट पे लाएगी, वापस से नॉर्मल स्टेट पे लाई। तो आप देखोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर जो है वो बाहर की तरफ पंप हो जाएगी और
एक्सपायरेशन प्रोसेस होगा। एयर नोज के थ्रू एनवायरनमेंट में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वही पूरी केस वही है। इंटरनल कोस्टल या इंटरकोस्टल मसल जो है उसका इंटरनल पार्ट या एक्सटर्नल पार्ट दोनों ही रोल प्ले कर रही है। जब प्रेशर घटता है तो सांस अंदर आती है, जब प्रेशर बढ़ता है तो सांस बाहर जाती है। क्लियर है सब कुछ? दोनों का एकदम सेम फंक्शन। आपको बस अगर लोकेशन पता है और ये मालूम है कि एक्सटर्नल बाहर कर रहा है, इंटरनल अंदर कर रहा है, और जब कोई भी चीज़ बड़ी हो जाएगी तो उसके अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो। वही सेम चीज़ है, वही इंटरनल इंटरकोस्टल में वो अपोजिट होगी। सब कुछ बेसिक है एकदम। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, डायाफ्रागम पे आते हैं। हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल दोनों ही हम क्लियरली समझ चुके हैं। एट द एंड हम रिवीजन भी कर लेंगे। हम बात करते हैं डायाफ्रागम की, जो सेकंड ऐसी मसल है जो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल हो या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो, इमरजेंसी सिचुएशन की ब्रीदिंग हो या एक्सरसाइज सिचुएशन की, जिसको आप डिफ़िकल्ट कह सकते हो, डीप ब्रीदिंग कह सकते हो, फास्ट ब्रीदिंग कह सकते हो। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग एंड फास्ट ब्रीदिंग दोनों में ही जो मसल्स होती हैं वो दो होती हैं। कौन सी? डायाफ्रागम वाली मसल्स एंड दूसरी आपकी इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच में है। डायाफ्रागम हमारे दोनों जो लंग्स है उसके नीचे, रिब केज के नीचे प्रेजेंट होती है। उनका भी वही काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बिल्कुल सेम, वो भी ऐसे ही प्रेशर और वॉल्यूम का उनका रिलेशन होता है। हम देखेंगे डायाफ्रागम डोम शेप्ड होता है। डोम शेप्ड का मतलब ऐसे नीचे की तरफ। तो हम डायाफ्रागम के लिए, डायाफ्रागम जो हमारा है वो डोम शेप्ड है। डोम शेप्ड मतलब ऐसे, ऐसा उल्टा यू। ठीक है, उल्टा यू कह लो इस शेप का, इसको हम कहते हैं डोम शेप स्ट्रक्चर। ये क्या करती है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी आपको मालूम है जो स्टमक एरिया होती है, जो नीचे की एरिया होती है, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह और पैंक्रियाज सब होते हैं, वो एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। और एब्डोमिनल रीजन जो है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे जिस कैविटी में, हमारे बॉडी कैविटी में आते हैं उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। पता ही होगा आपको, एब्डोमिनल कैविटी में सारे हमारे डाइजेस्टिव मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। थोरैसिक कैविटी में हमारी हार्ट, लंग्स, रिब केज वगैरह होती हैं। तो थोरैसिक कैविटी जो लंग्स वाला एरिया है और जो हमारी पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन वाला एरिया है, इन दोनों के बीच में यानी एब्डोमिनल कैविटी और यानी एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरैसिक कैविटी के बीच में एक बैरियर का काम करता है। डोम शेप स्ट्रक्चर हमारा बैरियर का काम करता है। डोम शेप स्ट्रक्चर हमारा डायाफ्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ थोरैसिक कैविटी। ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर ही थोरैसिक कैविटी होती है, दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेस है उनके लिए। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी का रूफ है, छत है एब्डोमिनल कैविटी का, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके नीचे में, उसके ऊपर में ही ये पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ ऐसी है जो हम कॉमन सेंस से लिख सकते हैं एक दो पॉइंट बढ़ाने के लिए। डायाफ्रागम कंटेन सर्कुलर मसल फाइबर्स। इसके अंदर सर्कुलर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होती है। दिस मसल्स आर कॉल्ड फ्रेनिक मसल्स। ठीक है, द नर्व सप्लाइंग द डायाफ्रागम इज कॉल्ड फ्रेनिक नर्व। अच्छा, डायाफ्रागम कई बार होती है कि फ्रेनिक सिस्टम या फ्रेनियोलॉजी एंड ऑल करके बहुत से वर्ड फ्रेनिक करके बनते हैं। तो देयर द मीन्स ऑफ डायाफ्रागम मसल को फ्रेनिक मसल, डायाफ्रागम पाए जाने वाले नर्व्स को हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, और ये सर्कुलर मसल्स फाइबर्स होते हैं जो कि डायाफ्रागम में सर्कुलर मसल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रेनिक मसल्स, और वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं उसको हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, इन रिलैक्स मोड
जब रिलैक्स मोड होता है, रिलैक्स मोड कब होता है? जब आप एयर मतलब इंस्पिरेशन में जब आप एयर नीचे की तरफ जा रही होती है, इस टाइम पे जो डायाफ्रागम हमारा है वो लोअर्स डाउन यानी नीचे की तरफ मूव करता है। ये आपका डायाफ्रागम है। ये आपका डायाफ्रागम है और ये नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, कब मूव करता है? जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो यानी जब एयर आपके अंदर आ रहा होता है तब डायाफ्रागम नीचे की तरफ मूव करता है इनहेलेशन में। ठीक है, किस में? इनहेलेशन में ऐसा होता है। वही जब आप एयर बाहर की तरफ कर रहे होते हो, जब एक्सपायरेशन हो रहा होता है, एट दैट टाइम डायाफ्रागम ऊपर की तरफ मूव करने जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करता है। ये इनहेलेशन में हो रहा है, आप देखो, और ये एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन, ये एक्सहेलेशन। तो ऐसे होता है, डायाफ्रागम ऐसे काम कर रहा होता है। अच्छा, तो ये मैंने कहा कि जब रिलैक्स मोड होता है यानी जब इंस्पिरेशन हो रही होती है तब डायाफ्रागम नीचे की तरफ मूव करता है। जब रिलैक्स मोड होता है, जब डायाफ्रागम रिलैक्स मोड पे होती है, यानी कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब डायाफ्रागम रिलैक्स मोड पे होता है, यानी डायाफ्रागम रिलैक्स मोड मतलब जब हम रिलैक्स मोड पे होते हैं, डायाफ्रागम भी उस वक्त रिलैक्स मोड पे होता है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप इंस्पायर कर रहे होते हो, जैसा मैंने कहा एयर आपके अंदर जा रहा होता है लंग्स में, तो इंस्पिरेशन के टाइम डायाफ्रागम नीचे की तरफ मूव कर लेती है, इंस्पिरेशन। और जो एक्सपायरेशन प्रोसेस होती है उसमें आप कहोगे डायाफ्रागम ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक्सपायरेशन। अच्छा, अगर डायाफ्रागम नीचे की तरफ मूव कर रही है, मतलब फ्लैट बनने की कोशिश कर रही है, फ्लैट अपने आप को कर रही है, ताकि जो लंग्स है वो रिलैक्स स्टेट में थोड़ा फूलेगा। एट दैट मतलब जब वो फूलेगा तो उसको प्रॉपर जगह मिले, थोरेसिक कैविटी जो है उसमें वॉल्यूम बढ़ जाए, राइट। तो इस दौरान क्या होगा कि वो थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ा रहा है, जिसके कारण लंग्स आराम से जो है वो प्रॉपरली फूल पाएगी, यानी उसके अंदर पूरा एयर भर जाता है, तब लंग्स थोड़ा सा फैलती है, राइट। उस दौरान इंटरकोस्टल मसल भी अपना काम कर रही होती है, एक्सटर्नल वाला, वो रिब्स को बाहर की तरफ खींचती है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम डायाफ्रागम में जो फ्रेनिक मसल होती है वो डायाफ्रागम को नीचे की तरफ डालती है, ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए और लंग्स में जो एयर आने के कारण लंग्स जो थोड़ा सा फैला है या जो उसकी वॉल्यूम थोड़ी बड़ी है, उसमें लंग्स को प्रॉपर साइज मिले, वो कोलैप्स ना करे। तो इसलिए ये दोनों मसल ऐसे काम करते हैं, दोनों का यही काम होता है, वॉल्यूम बढ़ाना। और वही जब एक्सपायरेशन होता है, नॉर्मल आ गया, मतलब अब वो जो लंग्स जो फूल गया वो अपने नॉर्मल साइज़ पे आ गया, क्योंकि सारी एयर बाहर चली गई। तो उस दौरान वापस से जो अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, रिब्स को अंदर की तरफ लाएगा, और डायाफ्रागम में जो फ्रेनिक मसल है वो डायाफ्रागम को वापस से अपने जगह पे लाएगा, मतलब जो नीचे मूव कर रही थी डायाफ्रागम इंस्पिरेशन के दौरान, वो एक्सपायरेशन में ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, कितना बात हमें समझ में आ गया पूरा। अब यहाँ पे मसल का हम समझ हमें मालूम पड़ गया कि जो हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये जाना कि ब्रीदिंग में जो मेन दो मसल रोल प्ले करती हैं वो है, एक है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, दूसरा है डायाफ्रागम। इंटरकोस्टल मसल दो हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है।
जो इंटरनल मसल है वो रिब्स को, इंटरनल नाम ही है, तो इन रिब्स को अंदर की तरफ लाएगी। ठीक है, रिब्स को क्या, जो इंटरनल मसल है, इंटरकोस्टल मसल की जो इंटरनल मसल है, यानी इंटरकोस्टल मसल दो होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हमें पढ़ा ही था। तो इंटरनल वाला क्या करता है कि रिब्स को अंदर की तरफ लेके आता है, रिब्स को अंदर की तरफ लाता है। ठीक है, रिब्स को अंदर की तरफ लाता है। और एक्सटर्नल वही अपोजिट काम करेगा, रिब्स को आउटवर्ड मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करता है। ठीक है, डायाफ्रागम में मसल होती है, डायाफ्रागम में क्योंकि हम मसल की बात कर रहे हैं, तो डायाफ्रागम में भी जो मसल होती है उसको हम स्पेसिफिकली एक नाम भी देते हैं, फ्रेनिक मसल। तो फ्रेनिक मसल क्या करती है कि जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो और एक्सपायरेशन कर रहे हो, ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान डायाफ्रागम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, और एक्सपायरेशन जब कर रहे होते हैं तब जो डायाफ्रागम जो नीचे की तरफ मूव कर चुकी थी अब वो ऊपर की तरफ आ जाती है, यानी अपवर्ड। ठीक है, यही पूरा मतलब ये कह लो कि आपका एक समरी है। जैसे हम दो मसल की बात करते हैं, फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल, कई बार फ्रेनिक ना लिखे सिर्फ डायफ्रागम मसल लिखा होता है। खैर, वो दोनों की काम हमने देखी। अब बाकी मैकेनिज़्म में थोड़ा हम एक चीज़ को समझेंगे किस तरीके से आया है माल, तो अभी हम मैकेनिज़्म पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन है ये क्या है? रेस्पिरेशन मतलब आप समझते क्या है? वही एक्सचेंज ऑफ एयर प्रोसेस जिसमें एयर अंदर की तरफ यानी लंग्स की तरफ जाती है और बाहर की तरफ यानी लंग्स से हो करके ट्रैकिया को पास करते हुए नसल कैविटी के थ्रू आ जाता है। उतना क्या कहना है, तो हम सिंपली ये कहेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पूरा सिस्टम है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होती है, ये इन्वॉल्व होती है, वो इन्वॉल्व होती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रेस्पिरेशन जो है उसमें दो फेज़ इन्वॉल्व होती है जिसको हम फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम सबको मालूम है कि एक बार हम सांस लेते हैं, एक बार छोड़ते हैं। लेने के दौरान को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और जो छोड़ते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, यही डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, जो डायग्राम मैंने बनाया है कि ये है आपका इंस्पायरेशन, ये है आपका एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में आप देखो कि सांस आप ले रहे हो, ठीक है, और एक्सपायरेशन में देखो कि आप सांस बाहर की ओर छोड़ रहे हो। ठीक है, देखो एक्सपायरेशन में आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, इंस्पायरेशन में आप अंदर ले रहे हो और ये बाहर जा रही है एक्सपायरेशन में। ठीक है, ये है। अच्छा, हमने पहले भी बात करी थी मसल्स वाले में, तो एक्सपायरेशन प्रोसेस में जब आप सांस बाहर छोड़ रहे होते हो, जब डायफ्रागम ऊपर की तरफ मूव करता है, मैंने बताया कि लंग्स जो है जब एयर अंदर आती है तो गैस, क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा मात्रा में आई है तो उसके कारण लंग्स फूल जाता है। लंग्स क्योंकि फूल रहा है तो उसके आसपास जो जगह है वो भी बढ़नी चाहिए, तभी तो प्रॉपर वो फूल पाएगा। इसके लिए रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है थोड़ा सा और डायफ्रागम नीचे की तरफ मूव करे ताकि प्रॉपर जगह मिले लंग्स को। ठीक है, ये कब होता है? जब सांस आपने अंदर ली, यानी इंस्पायरेशन के प्रोसेस। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो जो गैस आई थी वो सब सारी गैस अब तुरंत से चली गई और जितनी भी आनी थी वो सब अब बाहर चली गई। ठीक है, जब गैस बाहर चली गई तो लंग्स वापस से जो फूल गई थी वो वापस से अपनी नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगी। तो अब क्योंकि नॉर्मल साइज़ पे आ गई है तो रिब्स भी जो है वो बाहर की मूव कर चुकी थी वो अंदर आ जाती है। डायफ्रागम जो नीचे की तरफ मूव कर चुकी थी वो ऊपर चली जाती है। तो ये मेरा मुझे इतना कहने का मतलब ये था कि एक्सपायरेशन में डायफ्रागम ऊपर की तरफ मूव करती है और इंस्पायरेशन में नीचे की तरफ।
ठीक है, आप कनेक्ट करके चीज़ों को समझ सकते हो। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन कहते हैं, एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं, तो पता ही है हम सबको। अच्छा, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन इज़ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इंस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन की इनटेक कर रहे होते हैं, या सिंपली कह लो कि जब सांस हम अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस फ्रेश एयर एंटर्स टू दी लंग, ठीक है। हम इंस्पायरेशन को ऑक्सीजन आ रही है या एयर अंदर की तरफ आता है, आप खुद से ये लिख सकते हो। इंस्पायरेशन में एयर अंदर की तरफ आती है, एक्सपायरेशन में एयर बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिविटी ऑफ मसल्स। चक्कर चक्कर बड़ी कर रहा हूँ मम्मी बहुत चक्कर चक्कर कर। तो हमने बात किया प्रोसेस, जो ये जो प्रोसेस है, जो आपका इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, ये कुछ मसल्स की एक्टिविटी के, ये जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन हो रहा है, ये कुछ मसल्स है जो एक्टिविटी का दूसरे कारण हो रहा होता है। तो ये आप तो बढ़ चुके, मैंने डायफ्रागम मसल्स पर अच्छे समझा, इसमें मैंने पहले मसल्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब क्या होगा? देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम मसल, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था। इंस्पायरेशन में सांस अंदर ली गई है तो जगह ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अंदर कुछ अगर गैस आई है तो लंग्स फूलेगा, तो फूलने के लिए उसे जगह चाहिए, तो इसीलिए डायफ्रागम जो नॉर्मली जिस पोजीशन पे रहता है उससे नीचे की तरफ आ जाता है, यानी डायफ्रागम इंस्पिरेशन में डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम मसल, और ये कैसे होता है? क्योंकि जो डायफ्रागम में जो मसल है, फ्रेनिक मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वही कॉन्ट्रैक्शन के कारण डायफ्रागम नीचे की तरफ खींचा आता है। एनलार्ज द थोरैसिक कैविटी, ये हमने पहले भी बताई थी कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये तो थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन थोड़ा ये नीचे चला गया, तो वहाँ पे थोड़ी स्पेस बढ़ गई, और वो स्पेस को थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी जो है वो बढ़ गई। आप ये कह सकते हो कि थोरैसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी, तो प्लूरल कैविटी से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है थोरैसिक कैविटी वर्ड होगा, क्योंकि प्लूरल कैविटी जो सरस मेम्ब्रेन्स होती है तो उसके बीच का कैविटी को प्लूरल कैविटी कहते हैं। एट द सेम टाइम द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंटरनल कोस्टल मसल रिलैक्स करती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बस ये समझ लो कि वो अपना काम कर रही है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब वो रिब्स को बाहर की तरफ खींच रही है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यही तो करती है, रिब्स को बाहर आउटवर्ड की तरफ मूव करवाती है। इंटरकोस्टल मसल रिब्स को अंदर की तरफ लाती है, पर वो रिलैक्स स्टेट में होगी। क्यों? क्योंकि इंस्पायरेशन कर रहा है, लंग्स बड़ा होगा तो रिब्स को बाहर जाना चाहिए ताकि स्पेस बढ़े, थोड़ा आउटवर्ड मूव करना चाहिए ताकि स्पेस बढ़े, ठीक है। तो इसी वक्त जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी काम कर रही होती है, तो इस तरीके से रिब्स भी बाहर थोड़ा ज़्यादा आउटवर्ड मूव कर रहा होता है, तो टोटल में क्या हो गया कि वॉल्यूम यहाँ की बढ़ जाती है। थोरैसिक कैविटी पुल्स द रिब आउटवर्डली एंड अपवर्डली, अपवर्डली कहो या आउटवर्डली वर्ड ज़्यादा अच्छा है, अपवर्ड भी थोड़ा मूव होता है, आउटवर्ड वर्ड पूरे चीज़ को सफाइज कर देता है। बोथ दिस एक्शन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। ऑब्वियसली मैंने ये पूरी चीज़, मतलब आप अगर आपने मसल वाला पार्ट नहीं देखा तो ये आप समझ ही नहीं सकते। पूरी मैंने मसल समझाई कि किस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, ये दोनों ही एक्शन का काम होता है थोरैसिक कैविटी को बढ़ाना। थोरैसिक कैविटी बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। वॉल्यूम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर घटेगी, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी वर्ड ना यूज़ करके मैं कहूँगी आप थोरैसिक कैविटी यूज़ करो, तो थोरैसिक कैविटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है।
द रिडक्शन इन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर ऑफ लंग्स, reduction in intra-alveolar pressure of lungs and it becomes less than atmospheric pressure. अच्छा, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर ऑफ लंग्स से बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ प्रेशर ऑफ लंग लिख दो, दैट ऑल्सो सफाइस, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में, लंग्स में, थोरेसिक कैविटी में लंग्स ही है मेन ऑर्गन, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम क्या है, प्रेशर घट गया क्योंकि वॉल्यूम क्या है वहाँ बढ़ चुका है। इंस्पायरेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो बढ़ जाता है, सॉरी प्रेशर जो है वो घट जाता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुकी है। अब प्रेशर घट गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी होती है उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी घट चुका होगा, ठीक है, तो घट गया है। इसीलिए एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है, therefore air enters the lung until the air pressure in lungs is equal to that of the atmospheric pressure। यहाँ यूँ कह लो आप कि ऑस्मोसिस पढ़ी है आपने, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हैं देखा ही हमने। तो प्रेशर के फॉर्म, प्रेशर के कंसंट्रेशन को देखते हुए एयर की मूवमेंट हो रही है। ऑब्वियसली जो गैस है, जो आप कह लो जो गैस की एक्सचेंज होती है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होती है। यहाँ ऑस्मोसिस सिर्फ मैं हायर और लोअर समझाने के लिए बता रही थी। तो जो गैस की मूवमेंट होती है, जो गैस का मूवमेंट आप कह लो होता है, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही हो पाता है। और किस वे में गैस मूव करती है, गैस हमेशा हाई टू लो मूव करती है, गैस हमेशा ही हाई टू लो मूव करती है। जहाँ प्रेशर गैस का ज़्यादा है वहाँ से वो जहाँ प्रेशर कम है वहाँ मूव करेगी। तो बेसिकली बॉडी के अंदर प्रेशर घट गई है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एटमॉस्फेयर से वो अंदर की तरफ गैस आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने के कारण गैस बाहर यानी एटमॉस्फेयर से अंदर आता है और अंदर आते जाता है तब तक जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल थोरेसिक कैविटी या लंग्स का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो ये पूरा प्रेशर, ये जो पूरा मैंने समझाया ये इंस्पिरेशन, इसमें मेन रोल मसल्स का है और समझने वाली चीज़ आपकी प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। अब हम इसी का अपोजिट हो जाएगा आपका एक्सपायरेशन। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, डायग्राम आप समझाने के लिए समझा सकते हो पर अदरवाइज नहीं। अब ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, हालांकि चीज़ वही है। इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। इंटरकोस्टल मसल में कौन सा मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। एक्सटर्नल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी इंस्पिरेशन होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया या डायाफ्रागम के मसल, डायाफ्रागम कौन सी मसल होती है, फ्रेनिक मसल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया यानी वर्किंग पोजीशन पे जब वो आए, तब थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई या साइज़ बढ़ गई। वॉल्यूम क्योंकि बढ़ चुकी है तो दिस रिजल्ट इन प्रेशर डिक्रीज। वहाँ जो प्लूरा प्रेशर है, प्लूरल यानी लंग एरिया, जो प्लूरल प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गई, लंग के प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब प्रेशर डिक्रीज़ हो गई, अब क्या होगा कि क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुकी है, तो वॉल्यूम क्यों बढ़ती है, ताकि लंग्स प्रॉपरली जो है वो एक्सपैंड कर सके। तो अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है तो लंग्स एक्सपैंड करेगी, आउटवर्ड मूव करेगी, और इसके कारण क्या होगा कि एल्वियोलर प्रेशर भी घट जाएगा क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ गई है एट द एंड। तो वहाँ भी प्रेशर, मतलब वही बात है कि ये बढ़ी ही इसलिए क्योंकि ये बढ़ पाए,
ठीक है। तो बेसिक सी आप कह लो कि लंग्स का प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है और फिर थोरेसिक कैविटी में भी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। अब क्योंकि प्रेशर डिक्रीज़ हो गई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो नॉर्मल प्रेशर थी हमारी बॉडी की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होती है हमारे बॉडी की इंटरनल जो प्रेशर होती है कॉन्स्टेंट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उससे कम हो गई है लंग्स की प्रेशर या थोरेसिक कैविटी के प्रेशर। तो अब गैस हायर टू लोअर मूव करता है प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो एटमॉस्फेयर से वो हमारे बॉडी में यानी लंग्स के पास आ जाएगी। एयर फिल्स इनटू द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये पूरा इंस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करें एक्सपायरेशन, बिल्कुल अपोजिट होगा उसका, कुछ भी नया नहीं है। एक्सपायरेशन क्या प्रोसेस है? एक्सपायरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑक्सीजन का आना इंस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना एक्सपायरेशन, ठीक है। When air reached in alveoli, the oxygen passes into blood capillaries and carbon dioxide diffuses out from the blood to the lumen of the alveoli। अच्छा, जो लंग्स है उसमें मैंने बताया था कि ये होती है ट्रैकिया, तो ट्रैकिया से निकलती है दैट इज़ ब्रोंकस, और उधर से जो उसके सपोर्टिव ब्रांचेस होते दैट इज़ ब्रोंकियोल, और जो मैंने बताया था कि ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है बैग लाइक, उसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स जो है वो गैस का एक्सचेंज कर रही होती है। जब ऑक्सीजन आई लंग्स के पास तो ऑक्सीजन ने ब्लड को एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया, ठीक है। अब ब्लड ने उसका यूज़ वगैरह कर लिया, ब्लड ने टिश्यू को दिया, टिश्यू से सेल के पास गई, सेल ने उसका यूज़ कर लिया, केमिकल रिएक्शन करा, एनर्जी अपना ले लिया। एनर्जी लेने के बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकली। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल टिश्यू को देगा, टिश्यू जो है वो ब्लड पे पहुंचाएगी, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाएगी और एल्वियोलाई को बोलेगी कि हमें ऑक्सीजन मिल गया, आप ये कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर कर दो, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ से ब्लड एल्वियोलाई को दे देगी और फिर ये ट्रैकिया के थ्रू मूव होते हुए बाहर चला जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। अब व्हेन एयर रीच, अब यही पूरी चीज़ है। अब दिस मूवमेंट आर ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, वही पार्शियल प्रेशर यानी जो इंटरनल प्रेशर है प्लूरा में या थोरेसिक कैविटी में, इसके कारण ही हो रहा है। मैंने बताया कि गैस एक्सचेंज ऑफ प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है। कैसे हो रहा है ये देखो आप, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नाउ रिलैक्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, ये समझो कि वो काम कर रहा है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम कर रहा है, यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, रिब्स को अंदर की तरफ खींचता है। तो रिब्स को जब वो अंदर की तरफ खींचेगा तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, यानी प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रिब्स इनवर्ड मूव करेगी, और एट द सेम टाइम डायफ्रागम भी रिलैक्स करेगा, यानी जो डायफ्रागम की फ्रेनिक मसल है वो उसको अपवर्ड मूव कराएगी डायफ्रागम को, ठीक है। तो इन दोनों से क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी और प्रेशर जो है प्लूरा की या थोरेसिक कैविटी की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे ज़्यादा हो जाएगी थोरेसिक कैविटी या एल्वियोलर प्रेशर से, आप लंग्स की प्रेशर कह लो या प्लूरा प्रेशर कह लो, थोरेसिक कैविटी की जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, ज़्यादा से कम, यानी जो ऑक्सीजन है, जो गैस है वो अब अंदर से बाहर यानी एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी, और इसी प्रोसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर की ओर चला जाता है, और इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इसको हम फ्लो चार्ट से एक बार रिवाइज करते हैं। तो अब इधर देखो, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कौन सा रोल प्ले करेगा, इंटरनल वाला, ठीक है। डायफ्रागम जो है वो करेगा रिलैक्स, डायफ्रागम जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। डायफ्रागम रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा मतलब नॉर्मल, मतलब कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे अपने आ जाएगा। पहले वो डाउनवर्ड चला गया था ना, तो वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे यानी ऊपर की तरफ जाएगा।
और एब्डोमिनल मसल खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इसके कारण क्या होगा, थोरैसिक कैविटी की साइज़ या वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगी, प्रेशर बढ़ेगी, जिसके कारण जो लंग्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ भी डिक्रीज़ होगा, यानी प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज़ होगी एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो जो गैस है वो बाहर की तरफ, यानी लंग्स से एयर रसेस आउट फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, यही पूरी बात की प्रोसेस है।